सो हेलो गाइस वंस अगेन। तो आज हम लोग फिर से चालू करते हैं अपना क्लास। तो चलिए देखते हैं और रिवीजन कर लेते हैं हम। तो अब आज है हमारा चैप्टर 2, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई कर्व इज़ रेलिवेंट ओनली इन। तो बोला है कि सप्लाई कर्व कब रेलिवेंट होता है, तो वो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में। और अगर आपको लगता है कि मोनोपोली क्यों नहीं होगा, तो मैं और एक बात बता दूँ आपको कि मोनोपोली में कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली में क्या है, सिर्फ आप हो और अगर आप ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मोनोपोली का एग्जांपल है IRX मतलब इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के अलावा और कोई नहीं है। और अगर वेस्ट बंगाल में देखोगे तो CSC के अलावा इलेक्ट्रिक सप्लाई देने वाला कोई नहीं है। तो इन लोगों का मोनोपोली है, तो इनका सप्लाई डिमांड मतलब उसका कोई कर्व ही नहीं होता, क्योंकि हर वक्त ही डिमांड है उन लोगों का। तो आप आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द सप्लाई फंक्शन। तो बोला है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सप्लाई फंक्शन में। तो वो है क्वांटिटी सप्लाइड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो सप्लाई होता है वो बहुत सारे वेरिएबल के आधार पे होता है, लेकिन प्राइस कोई भी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करना, और प्राइस है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इफ द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट्स, द सप्लाई कर्व विल बी। अगर लॉ ऑफ सप्लाई ठीक रहेगा, लॉ ऑफ सप्लाई मतलब क्या, जैसे कि सप्लाई अच्छा चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब अपवर्ड राइजिंग। तो कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ये अगर कर्व है तो ये जो अपवर्ड राइजिंग ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आइए आप जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। बाई एडिंग इंडिविजुअल, ठीक है, बाई एडिंग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स वी गेट। अगर सारे इंडिविजुअल कर्व्स को हम जोड़ते चले जाए तो क्या आएगा, इन तो आएगा मार्केट सप्लाई, ठीक है। इंडिविजुअल होता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर एक साथ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मार्केट। तो वो हो गया मार्केट सप्लाई। तो आइए अब जाते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो बोला है अगर सप्लाई कर्व वर्टिकल है, मतलब मान लीजिए अगर इसमें से, ठीक है, ये वर्टिकल है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा। अगर ऐसा ही लाइन है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ये देखिए कहीं पर भी हो जाके यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब ये नीचे से नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं है मतलब जीरो। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है वो भी आपको शायद ऊपर शो कर रहा होगा, तो उसमें भी आप बता सकते हैं। मेरे पास ट्यूशन लेते हैं या नहीं लेते हैं इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मतलब आगे या पीछे मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना एड्रेस फैड्रेस वगैरह। ऑनलाइन क्लास भी होता है। तो आइए आप सिक्स क्वेश्चन। इफ द सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई विल बी। अगर बोला है कि सप्लाई कर्व में इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई विल बी। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब ये है, वो जो वर्टिकल दिखाया था अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो उसमें इलास्टिसिटी क्या होगा। तो अगर ये पूरा स्ट्रेट जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। किसी भी प्राइस पे आप सेट कर रहे हो, यहाँ पर मान लो प्राइस है, प्राइस आप किस में भी सेट कर रहे हो उसमें डिमांड एकदम कांस्टेंट है, तो वो क्या होता है, डिमांड टू सप्लाई विल बी इन्फिनिटी। उसके बाद आइए सेवन नंबर क्वेश्चन। इफ द सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन देन द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई ऑन ईच पॉइंट ऑफ इट इज। बोला है कि अगर सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है तो उसका ओरिजिन से इलास्टिसिटी ऑन द ईच पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ द सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड राइजिंग straight line having a positive intercept from the horizontal axis then the elasticity of the supply at each point will be। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन में सप्लाई को बोला है, तो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो मतलब स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 या 1 के बीच में होगा, तो ये होगा <<1>। अब 9 नंबर क्वेश्चन। इफ द सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस then the elasticity of the supply at each point on it will be। तो बोला है यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है उसमें से ईच पॉइंट जो बोला है कि राइज हो रहा है वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है।
तो अगर ये वर्टिकल है, इसमें से राइज हो रहा है, तो इस डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? ये देखिए, यहाँ से नीचे मतलब क्या ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो इसमें क्या होगा? ये ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, पहले ही बोला था, सप्लाई एकदम कांस्टेंट है। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल, अगर इलास्टिक है तो वर्टिकल होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सप्लाई इज जीरो इट इज नोन एज, अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो है तो इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आता है। If the value of the elasticity of supply is greater than 1 it is known as elastic, अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? इलास्टिक होगा, क्योंकि चेंज हो रहा है। 14 in the law of supply the relation between price and quantity supplied is direct or positive, अगर रिलेशन बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी क्या होता है? डायरेक्ट होता है या फिर पॉजिटिव होता है। 16 नंबर, प्राइस रिमेनिंग द सेम इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस द सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट टू, अगर प्राइस सेम है और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? सप्लाई कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे राइट में शिफ्ट करता रहेगा। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश कर्व, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व कहाँ से डिराइव होता है? तो वो होता है एम सी। ठीक है, तो एम सी हमेशा ए सी के ऊपर से जाता है। तो आप देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, एज द वेज रेट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ द लेबर इज, तो अगर बोला कि अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गया? तो कॉमन सेंस का बात है, क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो लेबर क्या होगा? ज़्यादा आएगा। उसके बाद 18, एट द प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट, एज द प्राइस राइजेस टू ₹5 पर यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज टू 150 यूनिट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई? तो इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, जितना में हो रहा है उतना मैं पकड़ के कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? चेंज इन क्वांटिटी है 150 यूनिट्स था, ठीक है, तो 150 यूनिट्स से 100 यूनिट से 150 यूनिट गया तो कितना चेंज हुआ? 50। उसके बाद चेंज इन प्राइस कितना हुआ? ₹1 से चेंज हुआ तो नीचे 1, तो कितना आया? 50। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, ये आपको एकदम याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पंखा का प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, पंखा चल रहा है। उसके बाद है आपका 18 हो गया। उसके बाद आइए आप 19 में, व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ द सेम सप्लाई कर्व इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई कर्व एक पॉइंट से और एक पॉइंट में जा रहा है तो वो क्या होता है? चेंज इन सप्लाई होता है। अब 20 में, if the movement from one supply curve to another price remaining the same is known as, अगर मान लीजिए हम एक सप्लाई कर्व से और एक प्राइस में जो प्राइस और एक सप्लाई कर्व में जा रहे हैं लेकिन उसमें प्राइस सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि और एक कर्व में हो रहा है ये विचार। 21, if the percentage change in price equals the percentage change in quantity supplied the value of price elasticity supply is, बोला है अगर चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में जो चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए प्राइस में चेंज हुआ 1 और क्वांटिटी में भी चेंज हुआ 1, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? 1 ही होगा, 1 इक्वल्स टू 1 1, 2 इक्वल्स टू 2 वो भी 2 होगा, 5 इक्वल्स टू 5 ये भी 5 होगा। उसके बाद आइए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता है? तो वह इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से इसका सप्लाई का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये तो सप्लाई तो आप अपने मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स तो नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ फैक्टर भी मतलब कौन अफेक्टिंग नहीं करता है बोला यहाँ पर, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट करता है कंज्यूमर का, प्राइस ऑफ द फैक्टर भी अफेक्ट करता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करता है, ठीक है, सप्लाई में। लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर से कोई भी सप्लाई में कोई भी बाधा नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस इट इम्प्लीफाइज, अगर बोला कि अगर क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कितना सप्लाई उसमें चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, तो क्या होता है?
तो वो मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम सप्लाई कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो सेम सप्लाई कर्व एक पॉइंट से और एक पॉइंट में मतलब आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए 24, चेंज इन सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी मीन्स अगर कोई भी सप्लाई में कोई भी कमोडिटी में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलता है, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ एनी इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देन द सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर प्रोडक्शन मान लीजिए क्या हुआ, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस ऑफ इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस, मतलब मान लीजिए मैं 2 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अब मेरे को सेम बनाने में 1 रुपये का हो रहा है लेकिन मेरा बिक तो वो 3 रुपये में ही रहा है ना, मतलब सेलिंग प्राइस तो मेरा 3 रुपये है, कॉस्ट प्राइस मेरा 2 था, आप वो घट के सी हुआ तो क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था ये जो कर्व है ये राइट वाइज शिफ्ट होता रहता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, बस यही बात है। और पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं जैसे कि बोला। उसके बाद आइए 26 में, मार्केट सप्लाई इज अ डैश ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाईज। तो मार्केट सप्लाई क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। आगे भी ये था, इंडिविजुअल को सब जोड़ के चले जाएंगे तो मार्केट आ जाएगा। अब आइए 27 में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। ये तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, आशा करता हूँ आपको सुविधा हो रहा है समझने में। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज, तो बोल रहा है कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक मार्केट है, सप्लाई कर्व ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज क्या होगा, 0 होगा। इन इलास्टिक में 0 होता है और इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे कि आपको मालूम है। इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस चेंज हो जाएगा। What you can say about the slope of the supply curve if the law of supply operates, अगर स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ द सप्लाई विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ड्राइंग ऑफ जामिनी रॉय, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ तो ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें से रेयर गुड्स है ये, ठीक है। तो रेयर गुड्स जो भी होता है उसमें कोई भी मतलब लॉ ऑफ सप्लाई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद द शेप ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर विल बी, तो बोला इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का लेबर क्या होता है, तो बैकवर्ड बेंडिंग होता है, मतलब ऐसे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है, पहले पैसा ज़्यादा कमाते हैं उसके बाद उम्र के साथ साथ पैसा कमाना कम हो जाता है, तो इसमें से इंडिविजुअल कर्व में क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज द सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोडक्ट टू शिफ्ट टू राइट, तो हाँ, तो इसमें से होगा रिडक्शन इन द गवर्नमेंट सब्सिडी इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इसकी वजह से शिफ्ट राइट हो जाता है, सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी अच्छा होने लगता है। उसके बाद डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन, तो कमोडिटी का डिमांड किस में डिपेंड करता है, प्राइस में भी डिपेंड करता है, इनकम में भी डिपेंड करता है और प्राइस रिलेटेड टू गुड्स में, तो ऑल ऑफ दिस होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो वो है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, याद रखना क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद अच्छा, तो यही क्वेश्चन 2 बार पीडीएफ में आ गया, कोई नहीं। अच्छा, तो अब आइए, द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स डू नॉट डिक्रीजेज विद इंक्रीज देयर प्राइस, ऐसा कौन सा गुड्स है जिसमें से गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी गुड्स का मतलब डिक्रीज प्राइस, डिमांड ऑफ द गुड्स नीचे नहीं जा रहा है लेकिन प्राइस भी बढ़ रहा है लेकिन डिमांड भी नहीं घट रहा, तो वो क्या है, नेसेसिटीज़। अगर आलू का दाम बढ़ता है, प्याज का दाम बढ़ता है, फिर भी आप उसको खरीदते हैं कितना भी दाम हो जाए, तो वो तो है नेसेसिटीज़। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर कॉज्ड बाई, तो एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कब होता है, जब चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है या फिर बहुत कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, किसी सिचुएशन में होता है, ये किस सिचुएशन में होता है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है। तो गिवन पैराडॉक्स क्या है, गिवन पैराडॉक्स का मतलब है जब प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है, वो जब मैंने बोला आलू प्याज इस सब में लॉ ऑफ डिमांड वो एक्सेप्शन लेता है, लॉ ऑफ डिमांड इसमें यहाँ पे काम नहीं करता है। उसके बाद इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स राइजेस, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स मतलब मान लीजिए मार्केट में 2 प्लेयर ही होता है जैसे कि कोको कोला और थम्स अप,
अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ जाए तो अब क्या करेंगे, कंज्यूम इसको रिड्यूस कर देंगे। अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूम, और अगर थम्स अप का प्राइस घट गया तो आप थम्स अप को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस, प्राइस राइजेस, मतलब कोका कोला ने प्राइस अपना बढ़ा दिया तो अब क्या करेंगे, आप थम्स अप ज़्यादा कॉम्प्रेस करेंगे। तो गुड्स क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट, मतलब डिमांड घट रहा है। घट रहा है मतलब ऐसे आ रहा है। ठीक, देखिए है तो बहुत आसान, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद है 40, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स लाइक बाजरा अ फॉल इट्स अंडर प्राइस टेंस टू रिड्यूस द डिमांड। ठीक है, तो डिमांड घट जाता है इन्फीरियर के गुड्स में, जैसे कि बाजरा। ठीक है, बाजरा नहीं खाओगे तो आप वाइट राइसेस भी खा सकते हो इसकी वजह से। उसके बाद द डिमांड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स गिवेन एज डी, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो पी का वैल्यू है 4, 4 4 16, 60 30 माइनस 16 मतलब 14। उसके बाद इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर ट्री विल, अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड, चाय का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि बात है कोई भी चाय पीता है तो कम नहीं करता डिमांड, फिर भी तो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्या है ये सब्सिट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक साथ चलता है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा गलती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक अपर का परिपूरक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शुगर और टी को मान लो, तो क्या होता है, अगर यहाँ पर मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, ऊपर कोको कोला और थम्स अप में, वो इसमें अप्लाई नहीं, सब्सिट्यूट में अप्लाई होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ऊपर का परिपूरक। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए टी है, टी के साथ तो शुगर लगता है, अगर मान लीजिए टी का दाम बढ़ गया तो शुगर कंजम्पशन भी लेस होगा, सॉरी शुगर कंजम्पशन भी अगर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, मतलब शुगर का प्राइस भी अगर इंक्रीज़ हो गया तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से डिमांड क्या होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, अब आइए 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बी डिमांडेड इवन इफ द प्राइसेस हैव गॉन अप वेरी हाई, इसमें से ऐसा कौन सा कमोडिटी है जिसमें डिमांड भी, इफ द प्राइसेस अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो उसका डिमांड भी बहुत हाई होगा। लग्जरी, स्टेटस सिंबल, प्रेस्टीज, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आईफोन जो है, अब आईफोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। आईफोन जो है एक लग्जरी है, एक स्टेटस सिंबल है, एक प्रेस्टीज है। तो इसकी वजह से आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है। थैंक यू।